इंडिया की जो सिचुएशन है, बहुत सारी रिवर्स डिसअपेयर हो गई हैं, कुछ तो सीजनल हो गई हैं, कुछ सिर्फ मैप पे है, नाले की तरह बह रही हैं। कितना बड़ा इशू है ये और कितना डेंजरस है? तो मुझे ये लगता है कि पोल्यूशन से भी बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि अगर वो एक पन्नी एक नाली में डाल देंगे तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। हमारा देश गंगा की पूजा करता है, रिवर्स की हम पूजा करते हैं, फिर भी हम उन्हें पॉल्यूट करते हैं। यूके में थेम्स रिवर की कोई पूजा नहीं करता, बट वो क्लीन है। तो चलिए सोल्यूशन पे बात करते हैं। बिल्कुल। आपका स्टार्टअप कैसे सॉल्व कर रहा है इस इशू को? जी, तो मेरा जो स्टार्टअप है लेमनियन ग्रीन सॉल्यूशंस, हम लोगों ने करीबन 7 साल पहले शुरू किया। उससे पहले तो मैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंस का रहा है, मैंने कुछ साल एज एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट भी काम किया। तो हम लोग ना एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। माने आप पर्यावरण से ही सीखते हो, आप पर्यावरण से ही टेक्नोलॉजी बनाते हो और पर्यावरण के प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन देते हो। और मैं पढ़ रही थी डकवीड के बारे में, तो डकवीड कैसे यूज़ कर रहे हो आप? इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो बहुत कम मिलते हैं, वो नेटिव टू इंडिया नहीं है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है। और डकवीड के अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जिसमें से कुछ वैरायटीज़ इंडिया में पाए जाते हैं। मज़ेदार चीज़ ये है कि वो सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट होने के बजाय, मतलब उसके साथ साथ पानी को साफ करता है। मतलब हमारे घर से जितना भी पानी निकलता है, टॉयलेट बाथरूम वाला, नहाने धोने वाला, उसको वो साफ करता है। पानी को, साफ हुआ पानी हम लोग अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो डकवीड है जो उसको साफ कर रहा है, वो खुद में प्रोटीन तैयार करता है। yes, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक साइड एनजीओ और एक साइड एंटरप्राइज, लेकिन अब ये मर्ज हो रहा है, दैट इज सोशल एंटरप्राइज, राइट? हम सब जानते हैं कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड रिवर पोल्यूशन हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उसमें से एक है। और हमारे जो आज गेस्ट हैं, पूजा तेंदुलकर, शी इज़ द को फाउंडर ऑफ लेमनियन ग्रीन सॉल्यूशन। ये एक स्टार्टअप है और ये ऐसे सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है जो हमें एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मॉडल दे सकता है इन सभी चीज़ों का। तो आज वो एक डिस्कस करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशन जो उन्होंने डेवलप किया है, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और एक गेम चेंजर भी है। थैंक यू पूजा फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हाउ आर यू? हाय डॉक्टर गीता, आई एम फीलिंग अमेजिंग टुडे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और चेंज एंड बियॉन्ड में होके और अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आजकल तो जेनजी में ये जो इन्वायरमेंट है, सस्टेनेबिलिटी, काफ़ी कूल वर्ड्स की तरह बच्चे यूज़ करते हैं। आप उससे एक जनरेशन पहले की है शायद, है ना? तो उस टाइम ना, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट नहीं होता था स्कूलों में, और करियर भी काफ़ी कम लोग सोचते थे कि इसमें एक फुल फ्लेज करियर हो सकता है, कंप्यूटर साइंस और वही सब, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। जी, आप कैसे? आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मुझे बहुत बारी लोग पूछते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस, जब जैसे आप बात कर रहे हो कि जब मैं स्कूल में थी, जब मैं अंडर ग्रेजुएशन में थी, तभी भी ग्रेडेड सब्जेक्ट ही रहा है, और मुझे लगता है अभी भी स्कूल में ग्रेडेड सब्जेक्ट ही है। तो उसको उस नज़रिए से देखा जाता था और शायद अभी भी देखा जाता है। जेनजी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो मैं ये समझ रही हूँ, लेकिन आई थिंक आवर जनरेशन वाज आल्सो कूल इनफ टू डू अ लॉट ऑफ कूल थिंग्स। तो मुझे वो एक चीज़ लगती है कि वो एक चीज़ हमेशा से रही थी कि कुछ अलग सा करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे हम लोग सोसाइटी में बदलाव ला पाएँ। सो आई थिंक विद दैट इंटेंशन आई गॉट इनटू दिस। दूसरी चीज़ ये भी रही है कि मेरा जो बचपन है ना, वो मैं एक गांव में बीता है। सो आई हैव स्टेड इन ऑन द वेस्ट कोस्ट, रत्नागिरी करके जो गांव है, तो रत्नागिरी के पास एक गांव था, वहाँ से लांजा करके। सो मैंने मेरा आधा बचपन वहाँ पे गुजारा है, रादर आधी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है। तो जब आप गांव से शहर आते हो ना, तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। आई थिंक वो एक चीज़ भी रही है कि फिर मतलब ग्रेडेड सब्जेक्ट होने के वजह से या एनवायरनमेंट को उस तरीके से ना देखने पे भी, ये जो बदलाव मैंने देखा है ना कि गांव से शहर आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो और आपको ये पता होता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो आपको लगता है कि देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये ट्रायल पे काफ़ी हद तक शुरुआत में रहा। तब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इससे पैसे बनाएंगे या इसमें करियर बनेगा। तो शुरुआत ही में इट वाज मोर लाइक अ पैशन, एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड।
ओके। एंड एनवायरनमेंट में भी ना लोग जब काम करते हैं तो मैं जितना लोगों को सुनती हूँ, कोई क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहा है, कोई एयर पोल्यूशन पे, कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोलार पे, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया। आप काम करती हैं वाटर में, ये कैसे चुना? तो मज़ेदार चीज़ ये है जो मुझे लगता है बचपन में सभी लोगों ने सुनी है कि अर्थ पे या फिर पृथ्वी पे पानी 2.5% है फ्रेश वाटर, ठीक है। ये लाइन ना सब लोगों को हिट करती है क्योंकि बचपन से ये बताया जाता है कि पानी कम हो रहा है और अभी पानी बचा ही नहीं है, ठीक है। तो शायद वो खौफ मेरे लिए बचपन से मेरे दिमाग में था और वो हल्का हल्का जैसे मैंने पढ़ाई करी, बिकॉज मैंने बायोटेक्नोलॉजी सीखी, मैंने एनवायरमेंटल साइंस सीखा, तो ये चीज़ें ना मेरे लिए बढ़ती गई क्योंकि वो समझ आपको पढ़ाई से और आती है। आप लाइब्रेरी में जाते हो, बुक्स पढ़ते हो, आप साइंटिस्ट से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो ये ना आपके दिल में कहीं घर कर जाता है कि इसके साथ कुछ सही करना है। जैसे 2.5% के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि उतना ही फ्रेश वाटर है, उसमें से आधे से भी ज़्यादा हमारे ग्लेशियर्स में है या फिर जो हिमालय के पास में जितने बर्फीले पहाड़ है उसमें है। बचा कुचा जितना है उसमें से मुझे लगता है करीबन 20% से भी कम जितना बचता है वो हमारे नदियों में और तालाबों में और झीलों में होता है, ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन है कि जब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं गांव से पुणे आई तो मुझे ध्यान आया कि यार पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं, लोगों का इस्तेमाल पानी का इतना ज़्यादा है क्योंकि हमारे खुद के बिल्डिंग्स में भी टैंकर्स आते थे। ये तो हमने देखा है, तब कुछ समझ नहीं आता था कि ये कैलकुलेशन कैसा है, लेकिन ये समझ आता था कि जो बचपन में सीखा है ना कि पानी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बारे में ना वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रही है, अभी भी है और मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन अभी इस चीज़ के लिए अच्छा भी लगता है कि कुछ हो रहा है। पानी इस वजह से भी चुना क्योंकि वो डर मेरे लिए हमेशा मेरे साथ रहा है। साथ ही में अभी अगर मैं पिछले 10-12 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो डॉक्टर गीता, मैंने ये भी देखा है कि हम सिर्फ पानी पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, जैसे अगर कोई रिवर रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे हम लोग नदी पुनरुज्जीवन बोलते हैं, तब हम लोग लोगों के गांव के लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी उसमें आते हैं। तो ये सारे जो लोग हमसे जुड़ते हैं इन्हें हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। साथ ही में इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो शायद रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हो, जो एग्री फील्ड में काम करते हो, जो सस्टेनेबिलिटी में काम करते हो। तो हाँ, आप ना ये एक परिसंस्था होती है, इकोसिस्टम होता है, आप सिर्फ पानी को अलग नहीं कर सकते हो। ये तो मैं काफ़ी लेट समझी हूँ, ये मैं अभी समझी हूँ पिछले कुछ सालों से जब मैं काम कर रही हूँ, लेकिन हाँ सब लोगों का जो एंकर होता है वो कहीं ना कहीं पानी होता है। तो अभी तो मुझे लगता है मैं यही रुकूंगी और फिर आगे जाके और हम लोग इस पे बात करेंगे। नहीं, वो सच कहा आपने, क्योंकि पानी के चारों तरफ गांव बसते थे पहले, है ना। जहाँ पानी है, जहाँ रिवर है, वहीं पे कुछ सभ्यता पनपती थी। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एक्शन, ये सब बातें ना जब भी मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कोई एनजीओ काम कर रहा होगा, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा होगा, या वॉलंटियरिंग ग्रुप्स हैं बहुत सारे। ज़्यादा कॉर्पोरेट भी काम करते हैं तो उनके लिए तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी है, ये जाके बीच साफ कर दिया और समथिंग। आप स्टार्टअप कर रही हैं, कैसे पॉसिबल हो रहा है ये, वो भी बिजनेस? जी, तो सोचा नहीं मैं एनजीओ कर लेती हूँ। नहीं, आई थिंक आई वांट टू गो बैक। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्चुअली नहीं सोचा था। शुरुआती में ना बहुत बार ये जब हम सोचते हैं कि कुछ करना है तो एक तो सबसे पहली चीज़ होती है कि घबराहट होती है, बिकॉज मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे घर में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, सब लोगों ने हमेशा 9 to 6 जॉब किया है, और वो जो बोलते हैं ना हसल, साइड हसल, वैसे भी कभी किसी ने नहीं किया। तो वो मेरे लिए थोड़ा एक था कि जब हम लोग लेमनियॉन शुरू भी करने वाले थे, मुझे अभी भी याद है, मेरे जो को-फाउंडर है डॉक्टर प्रसन्ना, तो मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो वो मतलब नॉर्मली ही मेरे से बड़े हैं एज में, तो एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग रहे थे। तो जब हम लोगों ने शुरुआत करने की सोची थी कि ये करना है, तो दो बारी तो मैं हिचकिचाई, मैंने हाँ बोला, फिर ना बोला, फिर हाँ बोला। तो ऐसे करके हम लोग फाइनली इस पे आ गए कि करना है, क्योंकि मुझे लीगल चीज़ों के तब बहुत डर लगता था
कि अगर मैं ये करूँगी बाद में अगर मैं नहीं कर पाई, फाइनेंशियली चीज़ें नहीं सही हो पाई, बिकॉज इफ़ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो बहुत जिम्मेदारी होती है। तब तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं था, शुरुआत करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। बट या आई थिंक वो एक हिचकिचाहट हमेशा रहती है, लेकिन मुझे ये भी पता होता है कि आप कभी भी रेडी नहीं होते हो। ये मेरे ना दादी ने मुझे हमेशा बताया है, यू आर नेवर रेडी। व्हेन यू सी द वाटर, आपको क्लिफ जंपिंग करनी है तो आपको कूदना है। आप ये नहीं रुक सकते कि पानी अभी गर्म हो जाएगा, या पानी अगर ठंड का मौसम है तो गर्म हो जाएगा, या ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, जो भी है वो नहीं होता है। यू हैव टू मेक योर माइंड एंड यू हैव टू टेक दैट प्लंज। आपको कूदना ही होता है, राइट? तो आप सही अपॉर्चुनिटी का अगर वेट करेंगे तो शायद आप कुछ चीज़ें मिस कर पाओगे। बहुत बार ये भी होता है कि आपने जंप कर लिया, फिर आप फिगर आउट कर लेते हो कि कैसे करना है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि विद अ बैकग्राउंड ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, आपके पास ना वो एक साइंटिफिक एंकर होता है कि आपको पता होता है कि कुछ भी नहीं हुआ ना तो पढ़ाई से सब ठीक कर लेंगे। तो वो एक चीज़ होती है ना कि इफ़ यू आर रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपने पढ़ा है बुक्स में, आपने एक्सपर्ट से बातें करी हैं, तो आपको ये पता होता है कि यू विल गेट थ्रू। तो आई थिंक वो एक चीज़ भी मेरे लिए थी कि हम स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरी कुछ लिमिटेशंस तब लगी थी जो अभी और स्ट्रांगली लग रही है कि इफ़ यू आर एन एनजीओ, इफ़ यू आर अ ट्रस्ट, लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन आप फंड्स पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हो। जब आपके पास स्टार्टअप है तो आप काफ़ी सारी जगह एप्लीकेशंस कर सकते हो, आप ग्रांट एप्लीकेशंस कर सकते हो, आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आप खुद का आईपीआर बना के आप अलग अलग तरीके के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ आपके पास एक बड़ा मैदान होता है काम करने के लिए। सो वो एक चीज़ मेरे लिए रही है कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशंस व्हेन यू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, स्टाफ को मैनेज करना होता है, बट हमारे लिए तब हमें लगा कि ये सबसे सही चीज़ है, इसके साथ जाना चाहिए। एंड आई थिंक वी आर गुड, वी हैव नो रिग्रेट्स इन द डिसीजन दैट वी हैव मेड। और मतलब लॉसेस नहीं हो रहे ना? सो नहीं, अभी तक तो नहीं, थैंकफुली। लाइक आई सेड, वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, बोथ ऑफ अस, मी एंड माई को फाउंडर। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तब हम लोगों ने बूटस्ट्रैपिंग से स्टार्ट किया। बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली ये होता है कि आप खुद के थोड़े से पैसे लगाते हो और फिर आप कंपनी शुरू करते हो। 7 साल हुए, अभी तक कोई भी इन्वेस्टर नहीं है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। हम लोगों ने जब कंपनी शुरू करी उससे 3 या 4 महीने में हमें हमारा पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट मिल गया था। सो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। आई थिंक वी हैव बीन कंसिस्टेंट। मुश्किलें तो होती हैं, आई थिंक कोविड सबके लिए मुश्किल था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई लॉसेस नहीं आए। वी सेल्ड थ्रू, हम लोग पार कर गए नैया, तो वो हमारे लिए काफ़ी एक सही रहा है। बट या वी आर डूइंग गुड सो फार। ऑफ कोर्स ये चीज़ें होती हैं कि आप बिजनेस में हो तो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि कुछ महीनों तक हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं या इस तरीके के आते हैं जिससे थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। बट आई थिंक द टीम इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही में मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छा सीए हो तो आपको वो पता होता है कि कहाँ किस तरीके के काम करने हैं। एट द सेम टाइम हमारे मतलब प्रसन्ना के जो पापा हैं, ही इज़ ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी, तो उनकी भी काफ़ी हेल्प हुई है। सो आई ऑल्सो थिंक when you are starting a startup or when you are founding a company, एक सही टीम होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब कोर टीम भी सही होना और आपके पास आपके साथ जुड़ के जो एग्जीक्यूशन में या डिज़ाइन प्लानिंग में काम कर रही है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स आई थिंक 6 महीने का सही तरह से कॉर्पस आपके पास होना कि सैलरीज आती रहें, अगर ट्रैवल्स आते हैं तो वो होते रहें, साइट विजिट्स हो रही हैं तो उसके लिए पैसे बचे रहें, या फिर कोई भी फाइनेंशियल क्रंच आए जैसे कि और एक लॉकडाउन आ गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई विच इज़ लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो आपके पास वो कॉर्पस बचा रहता है। सो आई थिंक विद हाँ, मैंने ना क्वेश्चन इसलिए पूछा भी था क्योंकि देखो स्टार्टअप्स तो बिजनेस तो किसी में भी हो सकता है ना। आप जो बिजनेस कर रही है वो इट्स समथिंग लाइक सस्टेनेबिलिटी वाला जो फैक्टर है, क्या सस्टेनेबिलिटी में भी बिजनेस हो सकता है, दैट इज़ समथिंग। और बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, यंग पीपल, तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस भी चीज़ में बिजनेस हो सकता है ना वही सस्टेन हो सकती हैं। आपने जो एग्जांपल दिया कि ठीक है फंड्स मिल सकते हैं, उस पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बट फिर वो एक मॉडल बना सकते हैं, वो एक छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं। आपको बिगर उसमें काम करना है तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी स्टार्टअप। एंड
एटलीस्ट आपके जो स्टार्टअप है वो अगर प्रॉफिटेबल है तो ये तो बहुत ही अच्छा साइन है सबके लिए कि इसमें भी बिजनेस किया जा सकता है। अभी आप जो काम कर रही हैं रिवर रिजुविनेशन पे या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, इंडिया की जो सिचुएशन है, बहुत सारी रिवर्स डिसअपेयर हो गई हैं, कुछ तो सीजनल हो गई हैं, कुछ सिर्फ मैप पे है, नाले की तरह बह रही हैं। कितना बड़ा इशू है ये और कितना डेंजरस है? इशू तो है, बट आई वांट टू गो टू द बेसिक्स। सो ये समझना ज़रूरी है कि सारी जगह की नदियाँ हर समय नहीं बहती। तो कुछ नदियाँ होती हैं जो सीजनल होती हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बारमाही कहते हैं, मौसमी कहते हैं, और कुछ होती हैं जो पूरे साल बहती है, जैसे इंग्लिश में हम लोग पेरिनियल कहते हैं और हिंदी में बारमाही कहते हैं। तो बारमाही नदियाँ या पेरिनियल नदियाँ वही होती हैं जो ऐसी जगह हो जहाँ से हमेशा उनका पानी का स्रोत बना रहे। जैसे अगर हिमालय के पास में जितनी सारी नदियाँ हैं जहाँ से उनका उगम होता है, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ के वो वाले रीजन की जो नदियाँ हैं वो हमेशा ही बहती रहती है, जैसे गंगा जी हैं। तो या फिर उसी के पास में अलग अलग जो हैं। अब मैं नदियों के बारे में इतना नहीं बात करना चाह रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ अभी। तो अगर वो एक है, और दूसरी है जो सीजनल है। तो सीजनल जो है वो यूजुअली सेंट्रल इंडिया से नीचे जितनी सारी हैं, तो वो यूजुअली हैं कि जिनमें हर समय पानी का बहाव नहीं होता है। कुछ जगह ग्राउंड वाटर के सोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि दिस फैक्टर कि हर समय नदी ना बहे वो भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नदी जब सूखती है तो उसमें जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी होती है, या अलग अलग तरीके के हम लोग यूजुअली बोलते हैं ना कि हाइबरनेशन में कोई एनिमल चला गया है, अभी वो फिर से जब सीज़न आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो वो एक चीज़ होती है कि नदी के जो इकोसिस्टम्स होते हैं, कि इकोसिस्टम के फंक्शंस होते हैं, कि नदी बेसिकली आपको पानी देती है, एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी मिलता है, नदी के अगल बगल में आप बैठेंगे तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है, या फिर साथ ही में वहाँ के जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सही होना। तो साथ ही में जब नदी बहती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब नदी नहीं बहती तभी भी कुछ चीज़ें वहाँ चल रही होती है जो हमें नहीं पता। तो वो भी नदी का एक गुणधर्म है और वो समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये हो गया पेरिनियल और सीजनल रिवर्स के बारे में। लेकिन आप जो बोल रहे हो वो कंसर्न काफ़ी हद तक सीरियस है कि हमारा जितना भी नहाने धोने वाला पानी है वो सारा नदियों में जा रहा है या नालों में जा रहा है और वहाँ से नदियों में जा रहा है। तो चिंता की बात तो है, लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है डॉक्टर गीता कि बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसको ठीक करें। मतलब हर जगह अगर आप जाएंगे, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स इन इंडिया, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया राइट नाउ, तो हर इंसान उनके तरह से कोशिश कर रहा है कि कुछ सही हो जाए। जैसे जिसका एनवायरमेंटल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, जिसे पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं पता, वो सोच रहा है कि अगर मैं कूड़ा ना डालूं तो कुछ सही हो जाएगा। ऑपोजिट लोग भी हैं जी, वो समझ नहीं रहे हैं। सो अवेयरनेस एक और बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लगता है कि पोल्यूशन से भी बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि अगर वो एक पन्नी एक नाली में डाल देंगे तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। बट लाइक आई सेड, होप बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो सिर्फ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ भी जुड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं एंड दे आर स्प्रेड आउट ऑल थ्रू आउट इंडिया। सो आई थिंक देयर इज़ होप एंड मैं उस होप के चक्कर में रुकी हूँ और मुझे लगता है कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। आपने भी कहा कि एक हम प्लास्टिक का टुकड़ा जब एक नदी में डालते हैं तो उसके बहुत इम्पैक्ट होते हैं जी, आप थोड़ा बता सकते हो कैसे इम्पैक्ट होता है? प्लास्टिक के बारे में बोलूँगी और मैं पानी के बारे में भी बोलूँगी। सो अगर प्लास्टिक के बारे में बात करें तो अगर आपके घर के बगल में एक नाली जा रही है, आपने उसमें प्लास्टिक डाल दिया, आपको नहीं पता उसकी जर्नी कैसे है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी। एक तो आपने घर से डाल दिया, इमेजिन करिए कि वो तैर रही है, वो तैरेगी फिर बड़ी नाली में जाएगी, बड़े नाली से अगर कोई तालाब होगा वहाँ जाएगी, या फिर अगर कोई छोटी सी नदी होगी उसमें जाएगी, उस छोटी सी नदी में बड़ी नदी में जाएगी, और वहाँ से अल्टीमेटली समंदर तक कभी शायद नहीं पहुँच पाए। आप कितना दूर है समंदर से उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे उसे रुकावट आएगी कि कोई मैश लगा हुआ है, तो वहाँ पे जाके रुक जाएगी और सारी ऐसी अलग अलग जगहों से चीज़ें आके वहाँ रुकेंगी, तो वो एक रुकावट बनाएंगी पानी को बहने में। इसीलिए अभी हम लोग ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बारिश में देखते हैं
कि गटर्स चोक हो जाती हैं, इसकी ये एक वजह है। दूसरी चीज़ प्लास्टिक छोड़ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे घर से बाहर निकलने वाला पानी। अगर आपको पता होगा कि इंडिया में करीबन 70% जो गंदा हमारा पानी है, जिसे हम लोग सीवेज बोलते हैं इंग्लिश में, वो पानी ऐसे ही बिना ट्रीट किए सारी जगह जा रहा है। सिर्फ 30% पानी, 30% पानी हम लोग ट्रीट कर पा रहे हैं। उसमें से कुछ रिसाइकल हो जा रहा है बहुत कम मात्रा में, लेकिन बहुत हद तक वो भी पानी फिर से नदी में चला जाता है। जो STPs होते हैं वो कितना ट्रीट कर रहे हैं? एक चीज़ ये भी है डॉक्टर गीता की, STPs हैं बट देर आर अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़िया हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर उसमें एक पन्नी फंस गई ना, कोई काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसमें उस एरिया में पर्टिकुलरली अगर ऐसे मान के चलते हैं कि 1 लाख लोग रह रहे हैं, उनके लिए वो STP डिज़ाइन कर दिया। कभी कभी ये हो जाता है कि डेवलपमेंट प्लान में कुछ चीज़ें नहीं डिपेंडेंट या डिसाइडेड होती हैं और वहाँ पे और बिल्डिंगें आ जाती हैं, फिर वहाँ की आबादी बढ़ जाती है, फिर वो कैपेसिटी जो STP की डिज़ाइंड होती है वो उसके साथ कभी कभी अलाइन नहीं कर पाती, तो लिमिटेशंस भी होते हैं। तो वो एक चीज़ है। मुझे और एक लग रहा है डॉक्टर गीता कि हम लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है कि जो मैंने अवेयरनेस की बात छेड़ी थी पिछले कुछ मिनटों में, तो वो एक चीज़ है कि हम सारे लोग सीख रहे हैं, क्योंकि आबादी इतने हद तक बढ़ रही है तो वो प्रॉब्लम को समझने में ही हमें समय लग रहा है। जब हम प्रॉब्लम को समझेंगे उसके बाद हम लोग हल ढूंढ पाएंगे, राइट? तो मुझे लग रहा है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं अभी, लेकिन उसे शायद थोड़ा समय लगेगा। तो मैं ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना देखते हुए एक चैलेंज की तरह देखूंगी, जिसके लिए हम लोग किसी हद तक सोल्यूशन के बारे में अगर बात कर पाएँ तो मुझे लगता है वो काफ़ी होपफुल चीज़ है करने लायक। तो चलिए सोल्यूशन पे बात करते हैं। बिल्कुल। आपका स्टार्टअप कैसे सॉल्व कर रहा है इस इशू को? जी, तो मेरा जो स्टार्टअप है लेमनियॉन ग्रीन सॉल्यूशंस, हम लोगों ने करीबन 7 साल पहले शुरू किया। उससे पहले तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंस का रहा है। मैंने कुछ साल एज एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट भी काम किया। तो हम लोग ना एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। माने आप पर्यावरण से ही सीखते हो, आप पर्यावरण से ही टेक्नोलॉजी बनाते हो और पर्यावरण के प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन देते हो। जैसे हम लोग 2 तरीके के एरियाज़ में काम कर रहे हैं। एक कर रहे हैं जहाँ पे ये जो गंदा पानी हमारे घर से निकल रहा है, तो वहीं पे अगर उसको सोल्यूशन दिया जाए, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एट सोर्स या फिर पॉइंट सोर्स वाला पोल्यूशन, जहाँ से उसका उगम हो रहा है कि यहीं से शुरुआत हो रही है, वहीं पे उसका सोल्यूशन दे दो। जैसे अगर आपका घर है या फिर रिसोर्ट है, फार्म हाउस है, एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट है, तो उसका जो पानी निकल रहा है हर रोज़, नहाने वाला, धोने वाला, कपड़े धुलने के बाद, बर्तन धुलने के बाद, आपके टॉयलेट्स का, तो ये जो पानी है हम बिना बिजली, बिना केमिकल्स के नेचुरल तरीके से बिल्कुल साफ करके उसको रिसाइकिल करते हैं। जिसमें आप सपोज ऐसे मान के चलते हैं कि एक फैमिली है जो दिन में 1000 लीटर पानी तैयार कर रही है, विच इज़ वेस्ट वाटर, आपके पूरे घर का इस्तेमाल किया हुआ पानी। तो वो जो पानी है हमारे वाले ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी से बिना बिजली के, बिना केमिकल्स के आप 80% तक वापस इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 1000 लीटर अगर वेस्ट वाटर है तो आप 800 लीटर तक उसको वापस इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उसे आपके गार्डन्स में यूज़ कर सकते हो, आपकी सोसाइटी का अगर कोई ग्रीन एरिया है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, आपके फ्लशिंग मैकेनिज्म में आप इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट उसमें नहीं आता है। अभी तो हम लोग इसी लेवल पे हैं। आगे जाके अगले 2-3 सालों में हम प्लान कर रहे हैं कि ये पानी हम सारी जगह इस्तेमाल कर लें। मतलब कोई लिमिटेशंस ना हो कि फ्लशिंग में ही जाएगा या गार्डनिंग में जाएगा, वो आप नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें शायद हल्की बिजली लग सकती है। तो अभी हम लोग उसी में रुके हुए हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि उगम के लिए हम लोग इस तरीके का सोल्यूशन देते हैं। बहुत बार ये होता है कि वहाँ हम कुछ नहीं कर पाते, कि किसी के घर में, किसी के रिसोर्ट में, फार्म हाउस में या बिल्डिंग में, तो वो पानी निकल जाता है, नालों में चला जाता है, और नालों से आगे जाके नदियों में या तालाबों में चला जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इन नालों के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ, ये हम लोग पिछले 5-6 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम लोग पुनरुज्जीवन बोलते हैं या इंग्लिश में हम लोग उसे रिजुविनेशन बोलते हैं। तो हम उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम ये कोशिश करने की, ये इस प्रयास में है कि जितना पानी आ रहा है गंदा हमारे घरों से, वो अगर हम लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिना बिजली, बिना केमिकल्स
और बिना सीमेंट और कंक्रीट के, बिल्कुल नेचुरल तरीके से पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर हम उनको ट्रीट करके फिर नदियों में भेजें तो हमारे नदी का जो ओवरलोडिंग हो रहा है ना अभी पोल्यूशन का, वो कम हो जाए। और इसमें डॉक्टर गीता एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये हम लोगों के साथ जुड़ के करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको शुरुआती में भी बोला कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जैसे अज्यूम करते हैं कि आपके घर से पीछे जाने वाला एक नाला है और वो आपको लग रहा है कि दिक्कत कर रहा है आपको, तो फिर हम आपसे बात करेंगे, आपके अगल बगल के लोगों से बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिशरीज, कि अगर वो चीज़ सही हो गई कि सबसे बड़े जो भी बेनिफिशरी होंगे वो आप होंगे। तो वैसे लोगों के साथ काम करते हैं। डोनर खोजते हैं, जैसे आप CSR के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फंड्स देते हैं, तो जो सस्टेनेबिलिटी के साथ या पानी के साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं तो उनसे फंड्स लेते हैं, तो फिर वो प्रोजेक्ट्स वैसे हो जाते हैं। तो ये सारी ना एक काफ़ी बड़ी सी इकोसिस्टम है। वी यूजुअली लुक एट इट लाइक अ बर्ड्स आई व्यू, कि एक बड़े से ना ऊपर एरियल व्यू से हम लोग उसे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें सही की जा सकती हैं। तो अभी तो वाटर इज़ अ मेन, व्हाट डू यू से, टॉप ऑफ द पिरामिड लेमनियन के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग टच करते हैं। जैसे नाले को सही करना है तो वहाँ पे इस तरीके के पेड़ पौधे लगाएं कि मिट्टी ना धसे, वहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन ना आए, वहाँ पे जो बदबू आ रही है या वहाँ पे मच्छर हो रहे हैं तो वो चीज़ें कैसे कम हो जाएंगे, वहाँ पे अगर कोई यूजेबिलिटी ले आ पाए, जैसे लोग वहाँ पे चल फिर पाएँ, बगीचे की तरह दिखें और पानी भी साफ़ हो जाए, वो चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। बटरफ्लाइज कैसे अट्रैक्ट हो पाएंगे, तो उस तरीके के पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि लोगों का मेंटल हेल्थ भी सही रहे। वहाँ पे इस तरीके के पेड़ पौधे आते हैं जो बिल्कुल देसी हैं, इंग्लिश में हम उन्हें नेटिव वैरायटीज़ कहते हैं, ताकि किसी भी तरीके का वेदर कंडीशन हो जाए, ज़्यादा बारिश आ जाए, ज़्यादा ठंड पड़ जाए या गर्मी बढ़ जाए, तो वो सर्वाइव भी ज़्यादा सही करते हैं। तो हम लोग किसी भी वाटर बॉडी को एक इकोसिस्टम की तरह देखना अभी शुरू किए हैं। सर्विस तो वाटर ट्रीटमेंट की थी, लेकिन अभी हमें समझा है कि सिर्फ पानी पे नहीं काम कर सकते, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है ताकि वो और सस्टेनेबल और ड्यूरेबल हो पाए। तो ये करने की कोशिश हम लोग पिछले 7 साल से कर रहे हैं और अभी करीबन 6 अलग अलग स्टेट्स में ये काम हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे काफ़ी हद तक 12 या 14 स्टेट्स में काम हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे अभी हम लोग 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। जी। और मैं पढ़ रही थी डकवीड के बारे में, तो डकवीड कैसे यूज़ कर रहे हो आप? जी। और वो है क्या पहले तो, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना है। जी, तो हम लोगों ने जब शुरुआत करी तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन मेरे डकवीड के साथ ये रहा है कि मेरे जो को-फाउंडर थे डॉक्टर प्रसन्ना, उन्होंने उस पे काम किया था यूके में। तो जब वो इंडिया लौटे और फर्ग्यूसन में मुझे पढ़ा रहे थे, तब मुझे एक फेलोशिप मिला था और हमें कुछ इनोवेटिव करना था। तो जब मैंने उनसे बात की, मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात की थी, लेकिन जब उनसे बात करी तो मुझे लगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो मैंने जाके इंटरनेट पे पढ़ा। तब तो इंटरनेट ज़्यादा नहीं होता था, साइबर कैफ़ेज़ में जाना पड़ता था। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, क्योंकि आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो बहुत कम मिलते हैं, वो नेटिव टू इंडिया नहीं है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है, डकवीड। और डकवीड के अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जिसमें से कुछ वैरायटीज़ इंडिया में पाए जाते हैं, अगर फिर भी वो नेटिव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वैरायटीज़ हैं जो सिर्फ इंडिया में अभी पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। मज़ेदार चीज़ ये है कि वो सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट होने के बजाय, मतलब उसके साथ साथ पानी को साफ़ करता है। मतलब हमारे घर से जितना भी पानी निकलता है, टॉयलेट बाथरूम वाला, नहाने धोने वाला, उसको वो साफ़ करता है। पानी को, साफ़ हुआ पानी हम लोग अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो डकवीड है जो उसको साफ़ कर रहा है, वो खुद में प्रोटीन तैयार करता है, और वो प्रोटीन की मात्रा होती है 45% से लेके 50% वेट पर वेट, और इसकी मात्रा करीबन सोयाबीन जितनी होती है। सोयाबीन में जितना प्रोटीन मिलेगा उतना ही प्रोटीन इसमें मिलता है। कुछ जगहों में, भारत से बाहर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, डकवीड को डेलिकेसी के नाम पे खाया जाता है। तो लोग जैसे कैवियार खाते हैं, तो वैसे ही इसको प्लांट बेस्ड कैवियार या वीगन कैवियार कहते हैं, और लोग वहाँ पे खाते हैं, सलाद में खाते हैं, सूप्स में खाते हैं। सो इट्स लाइक अ डेलिकेसी। लेकिन जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो तभी मुझे मौका मिला था कि जो डकवीड एक्सपर्ट है दुनिया के, पॉल स्किलिकॉन,
हु इज़ एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड इन यूएस, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला इंडिया में। तो तब जब मैंने उनके साथ काम किया तो हम लोगों ने ये जाना कि डकवीड को इस्तेमाल करके हम पानी तो साफ़ कर ही सकते हैं, साथ ही में जो प्रोटीन वो तैयार कर रहा है वो हम लोग एनिमल्स को फीड के तौर पे दे सकते हैं, जिसमें गाय भैंस हो सकती हैं, जिसमें भेड़ बकरियां हो सकती हैं। ये जो हम लोग सारे एनिमल्स घर में रखते हैं, मिल्चिंग एनिमल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हद तक अच्छा हरा चारा हो सकता है और काफ़ी अच्छा प्रोटीन देता है, साथ ही में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। सो बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स बाहरी तौर पे लोग ऐसे एनिमल्स को देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो ये मैंने जाना था तब। लेकिन मैं शुरुआत ही से बात करूँगी कि कॉलेज में जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने सोचा कि यार क्या मिरेकलस चीज़ है ये, क्या मज़ेदार चीज़ है, इत्तू सा है और इतना बड़ा मिरेकल कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे वाला। तो तब मैंने लिटरली एक्सपेरिमेंट्स करके, मैं पुणे में रहती थी, फर्ग्यूसन कॉलेज में थी, तो मैं मूला नदी का पानी लेके आती थी, मैं मूठा नदी का पानी लेके आती थी, मैं खड़कवासला का पानी लेके आती थी और उसकी गंदगी हम लोग डकवीड से कैसे साफ़ कर सकते हैं ये देखती थी। तो कभी कभी बीकर्स में डाल के देखा है, कभी कॉनिकल फ्लास्क में डाल के देखा है, कभी पुरानी बोतलों में डाल के देखा है, और इस हद तक जाना है कि 70 से 80% तक तब मैंने जाना था, ये करीबन 15 साल पहले की बात है, कि ये पानी बहुत हद तक साफ़ कर पाता है। तब तो मैं खैर प्रोटीन पे नहीं काम करती थी, लेकिन जब मैंने पॉल के टीम के साथ उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया, ये 2014-2015 की बात है, तब हम लोगों ने एक बड़े लेवल पे, जैसे दिन में करीबन 2 से 3 लाख लीटर पानी हम लोग ऐसे डकवीड सिस्टम से साफ़ करके वही ट्रीटेड पानी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देते थे। और जो चारा तैयार हो रहा था डकवीड का, प्रोटीन रिच बायोमास जिसे हम लोग कहते हैं, वो हम लोग वहीं के जो फार्मर्स थे, तो उनके लिए, उनके गायों के लिए, उनके भैंसों के लिए ये चारा देते थे। और हमने ये भी देखा था कि उनका दूध जो है उसकी मात्रा भी बढ़ रही है, मतलब क्वालिटी भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो हम लोगों ने देखा था 30% से ये मात्रा बढ़ रही है, और वो काफी लाइवलीहुड भी हो गया ना, लाइवलीहुड भी हो गया, साथ ही में उनके पैसे भी बच गए कि बाहर से हरा चारा लाना, उसके लिए वो सप्लीमेंट्स देना, तो वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा। और विजुअली वो फार्मर्स हमें बोल रहे थे कि हमारी जो भैंसें हैं वो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। सो दैट वाज आल्सो हेल्पफुल कि वो काफ़ी हेल्दी हो रहा था उनके लिए। सो विद दैट हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग इतने बड़ी मात्रा में ये काम कर सकते हैं तो क्यों ना खुद का कुछ शुरू करें। एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि लेमनियॉन शुरू करते हैं। मतलब उससे पहले भी ये दिमाग में था जब हम कॉलेज में थे, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हो, आपको नहीं पता होता है कि किस दिन से शुरुआत करनी है। तो तब प्रसन्ना पीएचडी कर रहा था सिंगापुर में, मैं मेरी पढ़ाई ख़त्म कर रही थी, और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब पॉल के साथ वाला प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो हमें लगा कि यही सही टाइम है, अभी शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर डकवीड बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम शुरू किए। लेकिन मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी डॉक्टर गीता, कि आप किसी एक पौधे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। जैसे हमारे जो कंपनी का नाम है लेमनियॉन, वो भी डकवीड के फैमिली नेम से ही आता है, लेमनीशिया उसका साइंटिफिक फैमिली नेम है। तो हम लोगों ने लेमना यूज़ करके सॉल्यूशंस देने के लिए लेमनियॉन नाम रखा, लेकिन 2 या 3 साल के बाद दिए जाना कि हम सिर्फ डकवीड के आधार पर पानी साफ़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिमिटेशंस हैं। एक तो वो तैरने वाला पौधा है, तो वो बह जाएगा, तो उसको ऐसी जगह ही यूज़ करना चाहिए जहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बनी रहे। तो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स को डिज़ाइन करना, वो सही मात्रा में इस्तेमाल करना, सही स्पीशीज़ इस्तेमाल करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और इसीलिए अभी हम लोग एक टूल किट पे काम करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, जिसमें नेचर की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, नेचर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। जैसे ज़मीन पे उगने वाले पेड़ पौधे हैं जो बड़े पेड़ हो सकते हैं, या क्रीपर्स क्रॉलर्स हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे श्रब्स हो सकते हैं, ग्रासेस हैं, और उसी में साथ ही में कुछ ऐसे हैं कि जो वेटलैंड स्पीशीज़ हैं जो हल्के पानी में आते हैं, मार्शी एरियाज़ में आते हैं, और साथ ही में डकवीड है। तो डकवीड हमारे टूल किट का एक सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि पूरे वर्ल्ड में लोग कमर्शियली डकवीड को अलग अलग तरीके के से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोग टॉप 10 कंट्रीज़, मतलब टॉप 10 कंपनीज़ में से एक हैं कि जो हम लोग
सिर्फ डकवीड को कमर्शियली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जगह वो लोग डेलिकेसी, जैसे मैंने बोला ना आपको, खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट वी आर अमंग्स द वेरी फ्यू जो हम लोग कमर्शियली वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो गोइंग बैक टू दैट, लाइक आई सेड, वो ट्रांजिशन हमारे लिए ज़रूरी था। डकवीड ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, लेकिन देयर आर लिमिटेशंस। तो हम लोग वो सिस्टम्स उसी जगह देते हैं जहाँ पे वो सही रहे, लेकिन ज़्यादातर ये देखते हैं कि हम लोग पूरे टूल किट को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे और डकवीड फिर उसमें कैसे फिट आता है। जी। और ये जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन आप बोल रहे हैं जिसमें डकवीड वन है और बाकी भी हैं, तो ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल है अगर आप ट्रेडिशनल एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बड़े बड़े लगते हैं उसके कंपेयर में? क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव सोल्यूशन है जी, बट कितना इफेक्टिव है अगर कंपैरिजन करने जाओ तो? सो मैं दो तरीके के इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात करूंगी। तो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें दो अहम हिस्से होते हैं। एक होता है कैपेक्स, मतलब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है ऑपेक्स, जो होता है हमारा रिकरिंग एक्सपेंडिचर। कि जैसे हम लोगों ने घर बनाया तो वो हमारा कैपेक्स हो गया, लेकिन घर की जो हर साल या हर महीने मरम्मत करनी पड़ती है वो होता है हमारा ऑपेक्स। तो वैसे ही जब हम वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उसमें भी कैपेक्स और ऑपेक्स होता है। तो अगर हम लोग कैपेक्स के बारे में बात करें तो कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल के जगह मैं कन्वेंशनल एसटीपीज़ बोलूँगी। तो कन्वेंशनल एसटीपीज़ जो होते हैं तो फाइनेंशियल मात्रा में बात करें तो कैपेक्स जो हमारे नेचर बेस्ड सोल्यूशंस का है वो करीबन 40% से कम है। और अगर हम लोग ऑपेक्स के बारे में बात करें तो वो 60% से लेके 80% तक कम है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का कन्वेंशनल एसटीपी है और हम कौन से तरीके की टेक्नोलॉजी नेचर बेस्ड वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी मतलब इट्स लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू एप्पल्स समटाइम्स, कभी कभी एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं हो पाता है। तो ये फाइनेंसेस के बारे में हो गया। अगर हम लोग इम्पैक्ट के बारे में या फिर उसके ड्यूरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, या फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसटीपी के ऑपरेशंस, तो उसके बारे में बात करेंगे, तो दिस इज़ बेटर इन दैट वे, क्योंकि इसमें ना बिजली होती है, ना केमिकल्स होते हैं, ना आपको कोई इंजीनियर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये आपने लगा दिया, ये ग्रेविटी पे चलेगा, पानी साफ़ करेगा, आपको पानी, साफ़ हुआ पानी देगा। आपका जब मन करे आप उसमें एक पंप डाल दीजिए, साफ़ हुआ पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई कन्वेंशनल एसटीपी है तो उसमें एक तो बड़ी बड़ी टंकियाँ आती हैं, उस टंकियों के साथ उसमें बहुत सारे हद तक केमिकल्स जाते हैं, और केमिकल्स के साथ साथ बहुत सारी जगह ये पूरे दिन, मतलब 24/7 इसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना बिजली के काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ कंपैरिजन डायरेक्टली, वी आर नॉट कॉम्पिटेंट्स। हम लोग एक एडिशन है ये कन्वेंशनल एसटीपीज़ के लिए, क्योंकि वो जिस मात्रा में पानी साफ़ करते हैं उस मात्रा में नेचर बेस्ड सोल्यूशंस नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे मैं कुछ देर पहले आपको बता रही थी कि नालों के लिए काम होता है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि पानी घर से बाहर निकल रहा है, नालियों से जा रहा है, और एसटीपी जो है वो डाउनस्ट्रीम लगेगा, मतलब सबसे एंड में लगेगा जहाँ से गांव से या शहर से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इन सीटू वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जहाँ जगह है वहीं पे पानी को साफ करना। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस वहाँ लग सकते हैं और एसटीपी जहाँ लगने हैं वहाँ लगेंगे, ताकि दोनों बैलेंस करके हम लोग पानी को साफ कर पाएँ। ये एक चीज़ होगी, ताकि जो कन्वेंशनल एसटीपीज़ पे लोड हो रहा है वो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस हल्के मात्रा में कम कर दें। साथ ही में जो लोग इन नालों के अगल बगल में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एसटीपीज़ नहीं आ पाएंगे, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस उनको हेल्थ और सैनिटेशन में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। मतलब वहाँ की जगह सुंदर हो जाएगी, वहाँ का पानी सही हो जाएगा, ये एसटीपी से नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक वी आर काइंड ऑफ बैलेंसिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो मैं कंपैरिजन तो डेफिनेटली नहीं बोलूँगी, क्योंकि नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के लिमिटेशंस हैं, तो लेकिन कॉम्प्लीमेंट करना, उसको एक एडिशन सपोर्ट देना, ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस काफ़ी हद तक कर पा रहा है। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने आपको एकदम यूरेका मोमेंट दिया और लग रहा हो आपको कि यार ये तो काम कर रहा है? जी, एक्चुअली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, और उसमें से एक प्रोजेक्ट रहा है कमंडलू रिवर रिजुविनेशन का, जो हम लोगों ने महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में किया। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने काम की शुरुआत करी थी, इट वाज अ रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट,
लेकिन जब पहली साइट विजिट हुई किसी को पता ही नहीं था कि ये नदी है। सब लोगों को लगता था कि एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, जिसे मराठी में हम लोग ओढ़ा कहते हैं, या फिर एक नाला जिसमें सिर्फ गंदा पानी आता है, जिसमें कूड़ा आता है और कुछ है ही नहीं। तो लोगों को नदी लगने के लिए उसमें साफ पानी होना ज़रूरी है ताकि वो समझे कि ओ दिस इज़ अ रिवर। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने जब शुरुआत करी तो दैट एंटायर रिवर वॉज फुल ऑफ सॉलिड वेस्ट। बहुत सारा कूड़ा था उसमें, बहुत सारे गंदे नालियों के सारे जो आउटलेट्स थे वो उसमें आ रहे थे, एंड इट वॉज स्मेलिंग, कुछ भी नहीं था उसमें। तो वो एक चीज़ थी कि हल्की मायूसी थी कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नदी है। तो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम देयर कि लोगों से बातचीत करना, लोगों के वहाँ के गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करके पूछना कि उन्होंने यहाँ पे उनका बचपन कैसे व्यतीत किया था। ये समझना कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे तैरते थे, हम लोग यहाँ पे बैठने के लिए आते थे, यहाँ पे बहुत मछलियाँ मिलती थी तो मछलियाँ पकड़ के लेके जाते थे। तो हमारे लिए वो एक चीज़ थी कि यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये होती है डॉक्टर गीता कि रिजुविनेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट्स लाइक कि आपने ऐसे चुटकी में नहीं हो सकता। इट्स नॉट, नथिंग हैपन्स इन अ स्नैप, इट टेक्स टाइम। क्योंकि जो चीज़ पिछले 10 साल में या 15 साल में ख़राब हुई है उसे हम लोग एटलीस्ट 15 महीने देंगे ना सही होने के लिए, कम से कम उतने तो देने चाहिए। तो वो एक चीज़ हमारे लिए थी कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। सो वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल। तो हमारे लिए वो काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी कि जब हमने काम करना शुरू किया, हमारे लिए ये होता है ना कि इट इज़ आवर प्रोजेक्ट, बट जिन लोगों को इससे फ़ायदा होगा उनके साथ बात करके उन्हें बताना ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट अ क्लीनिंग प्रोजेक्ट बट दिस इज़ अ रिज्यूनेशन। हम लोग इसे सिर्फ साफ़ नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग ऐसा एक सेटअप बना रहे हैं ताकि जो पेड़ पौधे आएंगे उसकी वजह से पंछी आएँ, जो पानी साफ़ होगा उसकी वजह से वहाँ पे मछलियाँ आएँ, या फिर अलग अलग तरीके के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सारे आ जाएँ। पानी की जो आवाज़ होती है हल्की हल्की वो आती रहे, तो नदी की जो इकोसिस्टम्स हैं वो कैसे सही हो जाएंगी। तो लोगों को जब हल्का हल्का हमने ये समझाना शुरू किया तो शुरुआती में तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन मेरा यूरेका मोमेंट तब था जब एक दिन हमने देखा कि एक बड़े बुजुर्ग अपने छोटे से नाती को लेके आए थे और वो नदी के किनारे बिल्कुल बैठे थे। ये आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही था, 5-6 महीने हो गए थे, और हम लोगों ने ऐसे ही जाके उनसे बात करी कि आप कैसे आए हैं, हमने बहुत दिनों से आपको यहाँ कभी नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि जब मैं छोटा था, इससे थोड़ा बड़ा, मेरे नाती से थोड़ा बड़ा होऊंगा, तब हम लोग यहाँ आते थे और बिल्कुल मस्ती करते थे नदी किनारे। अभी आपकी वजह से मैं इसको बता पा रहा हूँ कि ये हमारी गांव की नदी है, हमारा गांव इस नदी की वजह से है। तो तब जाके हमें लगा ना, हम लोग और एक चीज़ करते हैं डॉक्टर गीता कि जब प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन होते हैं ना तो सक्सेस क्राइटेरियाज डिज़ाइन होते हैं, इम्पैक्ट मेजरमेंट्स डिज़ाइन होते हैं कि सोशल इम्पैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। बट ये जो इमोशनल वैल्यू है ना, कि जो आपको उस बेनिफिशियरी से कनेक्ट कर रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कि वो देखना कि वो समझ पा रहे हैं कि हाँ ये नदी है। तो उसके बाद हमें उन्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आप इसे नदी बोलिए। सो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मोमेंट रहा है। तो अभी हम लोग जब भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, हम ये यूरेका मोमेंट्स ना एज ब्राउनी पॉइंट सक्सेस क्राइटेरियाज में रखते हैं कि आप ऐसे लो। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत बारी और एक चीज़ ये होती है ना कि जब तक वो चीज़ खो ना जाए आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपके ज़िंदगी में कितनी अहम थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो कनेक्ट वापस ले आना, कि लोग वो महसूस कर पाएँ कि साफ नदी के बगल में बैठ के वो एक्सपीरियंस करना, वो पंछी जो मछलियों को खा रहा है, या फिर वो मछलियाँ अभी जो अच्छे से तैर रही है, या फिर कोने में एक आपने छोटे पपीते का पौधा लगाया था उसमें अभी पपीते आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो काफ़ी यूरेका मोमेंट्स होते हैं। तो अनफेयर होगा एक ही यूरेका मोमेंट के बारे में बात करना, लेकिन आई थिंक विद द टाइम आई विल स्टॉप हियर अबाउट द यूरेका मोमेंट। या नहीं, बहुत अच्छा था वो आपने कहा ना, इमोशनल वाली चीज़ें तो मेजर ही नहीं करते, और वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इमोशन पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़, मुझे हमेशा ये होता है कि हमारा देश गंगा की पूजा करता है, रिवर्स की हम पूजा करते हैं, फिर भी हम उन्हें पॉल्यूट करते हैं। यूके में थेम्स रिवर की कोई पूजा नहीं करता बट वो क्लीन है। तो ये जो पैराडॉक्स है इसका क्या रीज़न आपको दिखता है? और उससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि ये जो वाटर पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, इस पर क्या सजेशन है आपके? आई डोंट वांट टू टच द रिलीजियस पार्ट, मैं उसको थोड़ा साइड में रखूँगी।
लेकिन अगर साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात करें, जो कि मेरी प्रैक्टिशनिंग लेवल है, अभी मैं पिछले 10-12 साल से जो काम कर रही हूँ, उसमें से मैं ये बताऊँगी, मैंने थेम्स नदी देखी नहीं है, लेकिन मैंने थेम्स के केस स्टडीज़ के बारे में बहुत पढ़ा है। तो डॉक्टर गीता, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि थेम्स भी गंदी थी, ठीक है। 1950s के करीब बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट आ रहा है, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, साथ ही में सीवेज हो गया, ये सारी चीज़ें आ रही थी और थेम्स गंदी थी। और मुझे लगता है कि इतने प्रयास से, जहाँ पे बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे ट्रस्ट्स, बहुत सारे कंपनीज जुड़े, डोनर्स जुड़े और काफ़ी सारे डिज़ाइंस और आइडियाज़ बने, तब जाके 70-75 साल में वो लोग उसको सही कर पाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि पूजा करना एक जगह होता है, लेकिन वो सोच रखना कि ये सही नहीं है, वो सबसे बड़ी स्टेप होती है चीज़ों को सही करने में। तो जैसे मैं आपको ये भी बताऊंगी, मैं गंगा जी को गंगा जी बोलती हूँ क्योंकि आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, बट मैंने इतने सारे लोगों के साथ जुड़ के काम किया है, तो आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर गंगा जी। तो फॉर गंगा जी आई वुड पर्टिकुलरली से कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, और साथ ही में बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं वो जो वहाँ के लोगों के साथ अवेयरनेस लेवल पे काम हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, जो चीज़ गंदी होने में कई साल लग गए, उसे हमें थोड़ा समय देना चाहिए। सो अगेन, रिलीजियस एस्पेक्ट को साइड में रखते हुए मुझे ये लगता है कि ये सोच अभी इंडिया में आ रही है कि ये प्रॉब्लम है और ये लोगों को दिक्कत कर रहा है, क्योंकि बिहार और यूपी के अगल बगल के जो गांव हैं, जो ये पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जैसे ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन है, बहुत हद तक बीमारियों का काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से, तो ये डेफिनेटली वो समझ रहे हैं। सारे गांव के लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स लिटरेसी और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं जो CSR में काम कर रही हैं, ये बहुत से हद तक ये समझ रही हैं। ये मैं क्यों बोल पाऊंगी, क्योंकि इस साल का जो कुंभ मेला था, मैं गई थी, और मैं इस इंटेंशन से गई थी, रिलीजियस एस्पेक्ट से नहीं, बट एज अ पर्सन हु सपोर्ट साइंस, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैंने देखा, मैंने घूम घूम के देखा है कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सी नई सी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स लगी थी और काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज थी। सो विद दैट आई थिंक आई स्टिल हैव होप कि इंडिया में जो चल रहा है, जिस हद तक चल रहा है, काफ़ी हद तक अच्छी प्लानिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि एज अ पर्सन हु हैज़ अ बैकग्राउंड इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोर्ट करते रहना और वो चीज़ करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला कि थेम्स के लिए भी बहुत साल लगे, वैसे मुझे लगता है शायद इसके लिए भी काफ़ी साल लग जाएंगे, लेकिन शुरुआत हुई है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। जी, वैसे ही बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रिवर रिजुविनेशन के लिए, गवर्नमेंट भी चला रही है, CSR तो हो ही रहा है, बट एज ए यंग साइंटिस्ट आपको क्या लगता है जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें कुछ और क्या ऐड कर दें जिससे और भी इम्पैक्ट आ जाए? राइट। सो डॉक्टर गीता, मुझे एक चीज़ लग रही है कि द स्ट्रैटेजी इन द वे दैट वी आर वर्किंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम किस तरीके की सोच रखते हैं, ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। साथ ही में ये समझना भी ज़रूरी है कि सिर्फ एक कंपनी या एक टेक्नोलॉजी सारे सॉल्यूशंस नहीं ला पाएगी। तो ये समझना कि किस तरीके के चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन चैलेंजेस वो होते हैं जिसमें हम लोग हल ढूंढ पाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अवेयरनेस की हैं, जो हम लोग पहले से बात कर रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि किस हद तक ये बड़ा इम्पैक्ट कर रही है उनके हेल्थ के ऊपर, उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर, या फिर ओवरऑल एस्थेटिक्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जो समझना ज़रूरी है। फिर होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि जो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आपकी बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है, पेड़ पौधे जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो आई फील कि वो एक छोटी छोटी चीज़ साइड में लेके उसकी प्रॉब्लम खोजना ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है कि ये जो बड़ी सी प्रॉब्लम है, एक बड़ा सा पज़ल है। जब आप एक एक पज़ल को बाहर निकालोगे, उसको समझोगे, वापस रखोगे, तो वो होप का पज़ल जो है ना, वो बनता जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी शायद हम नहीं रख पा रहे हैं। जैसे मैं शुरुआती से आपको बोल रही थी कि नदी एक इकोसिस्टम है, एक परिसंस्था है, तो उसके सिर्फ वाटर क्वालिटी के बारे में ना बात करके उसके साथ लाइवलीहुड कैसे कनेक्टेड है। जैसे अगर आप बनारस जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की जो आजीविका है वो नदी पे डिपेंडेंट है।
अगर आप प्रयागराज भी जाएंगे वहीं सिचुएशन है, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे, सांगली जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट. सो टूरिज्म एक चीज़ है, साथ ही में रिलीजियस टूरिज्म है, पिलग्रिम्स आते हैं, तो वो एक चीज़ है. तो लाइवलीहुड इज़ वन पार्ट. फिर आता है एनवायरमेंटल पार्ट जो पोल्यूशन का हो गया. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जुड़ी हैं. सो अगर हम लोग किसी भी नदी की या वाटर बॉडी के रिजुवनेशन के बारे में बात करते हैं तो इन सारी चैलेंजेस को समझना और फिर सॉल्यूशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक द स्ट्रैटेजी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी आर डिज़ाइनिंग इट. एंड जैसे मैंने आपको बोला कि एक ही टेक्नोलॉजी के साथ ना जाएं. जैसे अगर नदी लंबी है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर कूड़ा आ रहा है तो उसके लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए. यहाँ पे अगर ऊपर से गंदे पानी की नालियाँ आ रही हैं तो उसके लिए एक सोल्यूशन होना चाहिए. यहाँ पे अगर मछलियाँ नहीं सही से जी पा रही हैं तो उसके लिए कुछ होना चाहिए. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, जिसे हम लोग यूजुअली बोलते हैं राइपेरियन वेजिटेशन, जिससे जो भी फ्लड्स आते हैं वो बचते हैं. तो ऐसे पेड़ पौधे नहीं है तो उनके बारे में सोचना चाहिए. तो हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के पास अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं. तो जब हम लोग इकट्ठे आके हर एक इंसान की कोलैबोरेशन में ये एक्सपर्टीज समझेंगे तो मुझे लगता है कि वो सोल्यूशन काफ़ी अच्छे से उभर आएगा. तो आई थिंक स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, मतलब स्ट्रैटेजी इज समथिंग, उस पर काम होना चाहिए. ठीक है. बियॉन्ड दिस चेंज, बिकॉज ये चेंज एंड बियॉन्ड हमेशा मैं हर पॉडकास्ट में कोशिश करती हूँ कि उसको हम कवर करें. तो चेंज पे तो आपने बात की. बियॉन्ड दिस व्हाट यू आर डूइंग, आपका या आपके स्टार्टअप का गोल क्या है? जी, सो डॉक्टर गीता, आई थिंक वन मेजर गोल दैट वी हैव इज़ द 2.5% दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट. कि हमारे पास अगर फ्रेश वाटर की मात्रा कम हो रही है तो उसके पोल्यूशन को ठीक करना हमारा सबसे बड़ा गोल है. बट द रिसेंट गोल दैट वी फाइंड आउट कि जो बिल्कुल सही शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो उसे बोलते हैं कि फ्रेश वाटर का डिपेंडेंस. कि जो फ्रेश वाटर पे हमारी अभी डिपेंडेंसी है कि हम लोग डैम से पानी ले रहे हैं या नदियों से पानी ले रहे हैं, तालाबों से पानी ले रहे हैं, तो जो हम लोग हर रोज़ इस्तेमाल करके ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, अगर उसका रिसाइकलिंग करके हम लोग वापस इस्तेमाल कर पाएँ तो हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है ना फ्रेश वाटर की, वो सही बनी रहेगी. तो ये मेरा सबसे बड़ा गोल है कि हम लोग कैसे हमारा रेगुलर वाटर जो घर से बाहर निकल रहा है उसको हम लोग कैसे रिसाइकिल करके इस्तेमाल करें, ताकि जो 2.5% है उसमें से 50% है वो हम लोग सही मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ. दूसरी चीज़ ये है कि जिसमें शायद बहुत समय लगेगा, मुझे नहीं पता जब तक मैं खुद हूँ तब तक मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन जो हाल है हमारे वाटर बॉडीज़ का, नदियों का, तालाबों का, उसमें से कुछ हद तक भी हम लोग लोगों से जुड़ के अगर उसकी सिचुएशन है वो बेटर कर पाएँ तो आई थिंक वो एक काफ़ी फार-फेच्ड गोल है मेरे लिए कि उसके ऊपर बिल्कुल काम होना चाहिए. और अच्छी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि शायद ये बहुत हद तक किया जा सकता है क्योंकि लोग सपोर्ट करते हैं. ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वो अपने आप जुड़ जाते हैं. तो वो तो होता है, लोग जुड़ेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आई थिंक विद दैट होप अगर आप सोचें कि मुझे ये चीज़ करनी है, हर रोज़ मेरा जो गंदा पानी निकल रहा है वो अगर मैं साफ़ करके सही कर लूँ, या फिर जो भी अगल बगल में चीज़ें हैं उसको मैं सही करूँ, तो मुझे लगता है कि वो अभी हमारा फार-फेच्ड एम है. और इंडिया में ज़्यादा हद तक काम करना है. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू वुड वांट टू गो अब्रॉड. इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी वी वुड लव टू, बट अभी के लिए आई थिंक माई फोकस वुड बी वर्किंग मोर इन इंडिया. ओके. एंड लास्ट क्वेश्चन, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर आप अपने जैसे लीडर्स तैयार कर सकते हो तभी आप सस्टेन, अभी आप बोल रहे थे ना मेरे जीवन रहते पता नहीं होगा या नहीं, उसका एक्चुअल मेरे इसमें आंसर ये होता है हमेशा कि आप अपने जैसे लोग तैयार करो. आपने एक स्टार्टअप शुरू किया जो एनवायरनमेंट फोकस्ड है. ऐसे स्टार्टअप जो लोग खोलना चाहते हैं, राइट, लेकिन सोच रहे हैं कि पता नहीं कितना प्रॉफिट होगा क्या नहीं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बेसिकली कितना इसमें मैं बोलूँगी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, है, मिलता है और खोलना चाहिए लोगों को, या फिर अभी भी ऐसा है कि नहीं, अभी भी थोड़ा मतलब एनजीओ स्टाइल में चलेगा ये? क्या है एग्जैक्ट रियलिटी? मेरे पास इसके 2 आंसर्स हैं डॉक्टर गीता. एक आंसर ये है कि स्टार्टअप बिल्कुल खोलना चाहिए, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आपकी स्किल सेट क्या है. अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट है तो
उसके लिए अगर आप किसी से कोलैबोरेट करके काम करोगे तो वो काफ़ी हद तक आसान होगा। फिर आपको वो कंपनी के फाइनेंसेस, कंपनी के जो बिलिंग्स हैं, पीपल मैनेजमेंट है, ऐसे अलग अलग चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेगी। आपकी जो स्पेशलिटी है आप बस उसी में जुड़ के काम करोगे। जैसे लेमनियन बहुत सारे ऐसे डोमेन एक्सपर्ट्स को हायर करता है प्रोजेक्ट बेसिस पे। जैसे इकोलॉजी एक्सपर्ट हो गया जो हमें बताएं कि यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, किस तरीके का फ्लोरा है, जैसे हम लोग वो जो पंछी या फिर मछलियाँ, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं वो बताने में मदद करते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसे हैं जो हम लोग जियोलॉजी एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जिनको ज़मीन के बारे में, ज़मीन के नीचे हिस्से के बारे में सब कुछ पता होता है। तो डिज़ाइन करते वक्त कहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर आना चाहिए, कहाँ पे पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा, कहाँ पे नहीं जा पाएगा, ये वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। कभी कभी आपको बाद में समझ आता है कि यू आर ब्रिंगिंग द एंटायर टेबल और मे बी यू आर ब्रिंगिंग द एंटायर रूम, फिर आई थिंक यू कैन गो फॉर अ स्टार्टअप। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ है तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप जुड़ के लोगों के साथ काम करके देखें। ऑल्सो गेट अ सेंस कि आप टीम के साथ कैसे काम कर पा रहे हो, बिकॉज यू एज एन इंडिविजुअल आर अमेजिंग, आपकी एफिशिएंसी बहुत अमेजिंग होती है। लेकिन आप जब टीम के साथ काम करते हो ना, तो आप कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि आपकी एफिशिएंसी उनके साथ मैच नहीं करती, या फिर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ उनके साथ कोलैबोरेट करने में कैसे होगा नहीं पता होता है। सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब आप वो समझ जाओ, फिर आप ये जानो कि आप पैसे कैसे ले आ पाओगे, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो वो करने के लिए शुरुआत में शायद आपको खुद से वो करना पड़ेगा। सो अलॉन्ग विथ बीइंग द फाउंडर ऑफ द कंपनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड सेल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। सब सेम ही लॉजिक है सब। हाँ बिल्कुल। तो आपको वो समझना ज़रूरी है, और साथ ही में ये करने के लिए पैसे कैसे आ पाएंगे, आप कैसे सस्टेन कर पाओगे, वो समझना ज़रूरी है। इट कैन बी इन्वेस्टर्स, इट कैन बी बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज, इट कैन बी एनीथिंग। सो बट वो रेवेन्यू आते रहना, वो फंड्स आते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है समझना। तो मैं तो शुरुआती में लोगों को बताऊंगी कि स्टार्टअप ना खोलें, पहले देखें, यू टेस्ट द वाटर्स एंड सी कि आप तैर पाते हो या नहीं, तो वो देखें। और जब खोल ही लिया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा मेंटोर होना। आपके साथ कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको जानकारी दे। जैसे व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, शुरुआती दिनों में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया के लिए वो लोग फंड्स देते हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस होते हैं बहुत सारे, फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ इम्पैक्ट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप काफ़ी सारे हद तक ग्रांट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे नेशनल लेवल पे ही या इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ग्रांट्स ऐसे होते हैं कि आप जब शुरुआती दिनों में हो, जब आप सिर्फ आइडिएशन लेवल पे हो, तो आपको सीड ग्रांट्स मिलती हैं। जब आपकी POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर अलग तरीके के ग्रांट्स मिलते हैं। जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन के आप पायलटिंग करना चाह रहे हो, तब अलग ग्रांट्स मिलते हैं। जब आप ग्रोथ स्टेज में पहुंचे हो कि आपको पता है कि आपका मॉडल सही काम कर रहा है, अभी इससे रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, फिर अलग तरीके के फंड्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी देर में जाना। तो ये बताने वाला इंसान अगर आपको मिले कि आपकी ये सेट एक्सपर्टीज़ है या फिर ये आपका फील्ड है, इसके लिए आपको यहाँ से पैसे मिल सकते हैं या फंड्स मिल सकते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि छलांग लगाने से पहले टेस्ट द वाटर्स, गेट टू नो इफ़ यू प्रिपेयर्ड और नॉट। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप 100% कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, लेकिन आप ये नॉलेजेबल गेस लेके अगर समझो कि ये बेस्ट टाइम है, मेरे पास मैक्सिमम चीज़ें हैं, आई हैव अ गुड मेंटोर, आई हैव अ गुड टीम, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेल। आपको खुद से भी बहुत सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। यू कांट से कि मेरा एनवायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड है तो मुझे नहीं पता प्रेजेंटेशन कैसे बनाते और इन्वेस्टर को पिच कैसे करते हैं। यू आर अ वन मैन आर्मी, एंड अलॉन्ग विद द मेंटोर ऑलवेज गेट अ को फाउंडर। दैट्स अनदर थिंग। अकेले करोगे बहुत मुश्किल होगी, साथ मिलके करोगे थोड़ी आसानी होगी, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी हाई एंड लो डेज। आपका को फाउंडर, आपको पता होगा कि एट द एंड ऑफ द डे अगर चीज़ें सही नहीं हुई, आप उससे बात कर सकते हो, चीज़ें सुलझा सकते हो, अदरवाइज यू विल बी अ डिप्रेस्ड पर्सन। सो आई मीन दिस इज व्हाट आई फील। तो या आई थिंक विथ ऑल दीज थिंग्स कि को फाउंडर खोजना, मेंटोर खोजना, और साथ में ये देखना कि मैं खुद से क्या लेके आ रहा हूँ, ये सारी स्किल सेट जानने के बाद आई थिंक यू आर गुड टू गो विद अ स्टार्टअप फॉर श्योर। कूल। आपने ना मेरा जो व्यू पॉइंट है बिजनेस को लेके एकदम बदल दिया। मुझे ऐसा लगता था सोशल गुड के लिए जो लोग काम कर रहे हैं
वो सिर्फ समाज सेवा से ही हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है उसमें। ये मैं मतलब सुना है मैंने, स्टार्टअप्स होते हैं यूएस वगैरह में ज़्यादा सुना है, इंडिया में मैंने ऐसे स्टार्टअप्स कम ही देखे हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कोई एक स्टार्टअप एकदम मतलब उसका पर्पस एनजीओ वाला है लेकिन वो कर बिजनेस रहा है। राइट, सो वी यूजुअली कॉल दिस एज अ सोशल एंटरप्राइज। और लेमनियन में हम और एक चीज़ करते हैं कि हम लोग प्लानट देखते हैं, हम लोग पीपल देखते हैं और फिर प्रॉफिट देखते हैं। मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट आई थिंक अगर आप ये देखो कि आप एक पर्पस के साथ काम कर रहे हो, जैसे आपने बात करी, तो आई थिंक देन इट बिकम्स अ बिगर पर्पस और लोग जुड़ जाते हैं और आप सही रास्ते चले जाते हो। आई ऑल्सो फील द मिशन इज इम्पैक्ट। जो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना, वो तो इम्पैक्ट है। ये जो रेवेन्यू आता है या जो पैसे आते हैं, ये तो जर्नी में मिलते जाते हैं ना आपको, वो आपका मेजर गोल नहीं है। आपका मेजर गोल है बदलाव लाना। तो मुझे लगता है किसी हद तक हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं, अभी तो शुरुआत करी है। और इन्वायरमेंट नहीं है तो क्या ही बिजनेस करोगे सभी। ऑफ कोर्स, और मुझे ये भी लगता है डॉक्टर गीता कि सिर्फ हम लोग नहीं हैं जो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, अननोइंगली बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इससे जुड़े हैं। आईटी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का हर रोज़ इस्तेमाल करते हो। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि आप कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो। तो ये तो हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर एनवायरनमेंट नहीं है और वो अगर ठीक नहीं है, तो कोई भी बिजनेस, भले ही वो टेक है, फिनटेक है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए ईएसजी कंप्लायंस इतना बड़ा रोल प्ले करने लगा है अभी। यस, और मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक साइड एनजीओ और एक साइड एंटरप्राइज, लेकिन अब ये मर्ज हो रहा है, दैट इज सोशल एंटरप्राइज, राइट? It was wonderful talking to you. Thank you for coming here. Yes, I love the energy of this place and thank you so much for having me. बड़ा मज़ा आया। मुझे लगता है कि जितने सारे दर्शक हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इक्वली मज़ा आया जितना हमें एक दूसरे से बात करने के बाद आया। सिर्फ मज़ा ही नहीं आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे भी वो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर ये कन्वर्सेशन आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे स्टोरीज़ मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए चेंज मेकर और इनोवेटर के साथ। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सस्टेनेबल।